गुड इवनिंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सब लोगों का शिक्षा पॉइंट के इस यूट्यूब चैनल पर। और आज फिर से जैसे कि मैंने आपको सैटरडे को बताया था कि मंडे से हम अपनी एक और नया चैप्टर शुरू करेंगे। तो दोस्तों, जो चैप्टर आज शुरू होने वाला है उसके लिए मैं आपको थोड़ा सा इन्फॉर्म कर दूं कि अगर कोई भी बच्चा एक बहुत अच्छी रैंक लेके आना चाहता है, रैंक यानी कि सिलेक्शन तो चलो नो डाउट हो ही जाना है आपका अगर इसी तरह से आप पढ़ते रहे तो, लेकिन रैंक से मेरा मतलब है कि एक अच्छा स्कोर करना, आप अपने मनपसंद तरह की जॉब को सेलेक्ट कर पाना या फिर अपने हिसाब से लोकेशन सेलेक्ट कर पाना। अगर उस जगह पर आप जाना चाहते हैं जहां पर आपको प्रायोरिटी मिले तो उसके लिए रैंक की ज़रूरत पड़ती है। और रैंक निकालने वाला बच्चा, आप यकीन कीजिए, दो टॉपिक ऐसे हैं जिनको सबसे ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत है। एक टॉपिक एडजेक्टिव जो आपने पहले सीखा, और दूसरा आपके सामने आता है एडवर्ब। बैंकिंग जैसे एग्ज़ाम के लिए तो सबसे बड़ी बात यही है। और रही बात अगर एसएससी की मैं बात करूं, सीडीएस एनडीए की मैं बात करूं, तो वहां पे भी एडवर्ब को लेकर बहुत सारे सवाल बनते हैं। ये काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक होगा और एडवर्ब आज का हमारा टॉपिक है जिसे हम शुरू करने वाले हैं। और शुरू करने से पहले आपको एक चीज़ बता दूं कि हर एक चीज़ को आपके लिए समझना बहुत ज़रूरी है। एडवर्ब में कुछ नहीं, सिर्फ आपके समझ की ज़रूरत है। शब्द दिखने में आपको कुछ भी लग सकता है, लेकिन उसका यूज़ कैसे हुआ है इसी बात पे डिपेंड करता है कि वो शब्द अपने आप में क्या होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलो शुरू करते हैं अभी आज की क्लास। और इस क्लास के अंदर हम सीखने वाले हैं एडवर्ब। मैं हूं सूरज, एक बार फिर से स्वागत है आप सब लोगों का इस चैनल पर। तो देखो, आज का जो हमारा टॉपिक है, जैसे कि हमने डिस्कस किया, टॉपिक का नाम है दोस्तों एडवर्ब। क्या है एक बार बोल के बता दो, एडवर्ब। ठीक है, और एडवर्ब होती क्या है सबसे पहले हमें इसे समझने की ज़रूरत है। तो देखो, हमने सीखा सबसे पहले क्या, नाउन। हमने सबसे पहले सीखा था नाउन, उसके बाद बारी आई थी प्रोनाउन की, और फिर उसके बाद नंबर आया था एडजेक्टिव का। ये तीन चीज़ें हमने सीखी। एडजेक्टिव क्या करता है, प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है और नाउन को क्वालिफाई करता है। लेकिन इसके बाद सारी कहानी, सारी जिम्मेदारी सिर्फ एडवर्ब की हो जाती है। इसीलिए मैंने कहा कि इंपॉर्टेंट है। अगर किसी भी सेंटेंस में आई हुई, अगर आप वर्ब की बात करते हो या फिर आए हुए एडजेक्टिव की बात करते हो, या फिर हो सकता है कोई दूसरा एडवर्ब उसी सेंटेंस के अंदर, इन सब को क्वालिफाई करने का जो काम करता है वो कौन करता है, एडवर्ब। अब देखो, एडजेक्टिव ने सिर्फ नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई किया, लेकिन एडवर्ब किसको क्वालिफाई करता है, वर्ब को, एडजेक्टिव को, और सेंटेंस में आई हुई दूसरी एडवर्ब को भी। ठीक है, तो ये बात अगर आपको ऐसे नहीं समझ में आई तो वैसे मैं थोड़ा सा इसको डेफिनेशन टाइप में लिख देता हूँ, आपको बेहतर समझ में आएगा, फिर हम एग्जाम्पल्स देख लेंगे। अगर मैं एडवर्ब को समझने की कोशिश करूँ तो एक ऐसा वर्ड जो क्वालिफाई करता है, किसको क्वालिफाइज, किसको, नाउन, प्रोनाउन, another adverb in the same sentence। उसी सेंटेंस में आया हुआ जो दूसरा नाउन है, प्रोनाउन है, सॉरी हमने ये नाउन प्रोनाउन गलत लिख दिया। ठीक है, अ वर्ब, एक वर्ब को या फिर एक एडजेक्टिव को, सॉरी। ठीक है, तो एक वर्ब को, एक एडजेक्टिव को या फिर किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करने का जो काम करता है, उस शब्द को आप क्या कहते हो, उस शब्द को आप कहते हो एडवर्ब। ठीक है दोस्तों, चलो इस बात को समझ कर देख लेते हैं कि किस तरह से ये चीज़ हुई। अगर मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखूं, मैंने लिखा ही, या फिर ही की जगह पे शी लिखता हूं, कुछ लोगों को अच्छा लगेगा। शी डांसेस ब्यूटिफुली। ठीक है, सेंटेंस में समझ में आया आपको। अगर मैं यहाँ पे लिखूँ शी स्पीक्स, ओके, शी डांसेस ब्यूटिफुली, शी इज वेरी ब्यूटिफुल। अगर मैं एक और सेंटेंस लिखूँ, शी danced quite beautifully। तो तीन सेंटेंसेस हैं आपके सामने। हमने जो चीज़ सीखी थी ऊपर,
हमने कहा था कि आपका लाइक सेंटेंस, ये जो एडवर्ब है किसको क्वालिफाई करता है? वर्ब को। सेंटेंस नंबर फर्स्ट देखो, शी डांसेस ब्यूटीफुली, तो वो सेंटेंस के हिसाब से मुझे बताओ कि वो नाचती खूबसूरत है या फिर वो खुद खूबसूरत है। इसके हिसाब से आपको समझ में आया होगा कि उसके नाचने का तरीका खूबसूरत है। ये यहाँ पर क्या है? डांसेस वर्ब है, और एक वर्ब को क्वालिफाई करने वाला शब्द अपने आप में क्या हुआ? एडवर्ब। सेंटेंस में बात किसकी हो रही है? कि उसका नाचने का तरीका कैसा है। आपने कहा बहुत ही सुंदर नाचती है, नाचती बहुत सुंदर है, दिखने में कैसी भी होगी, बट बात यहाँ पर काम को करने की हुई। काम कैसा करती है, नाचती कैसे है? आपने कहा ब्यूटीफुली, अपने आप में क्या हुआ दोस्तों? एडवर्ब। अगला शब्द आपके, अगला सेंटेंस है शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल। देखो शी सेंटेंस का सब्जेक्ट हुआ, वर्ब है, और ये रहा शी के लिए आने वाला शब्द ब्यूटीफुल। ब्यूटीफुल कौन है? अपने आप में कोई चीज़ ना होकर शी के बारे में आपने बताया। नाउन प्रोनाउन को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को आपने कहा था एडजेक्टिव। आप सीखते हुए आए हैं मेरे साथ, ठीक है। अगर ये शब्द एडजेक्टिव है तो अब मुझे बताओ शी इज़ वेरी ब्यूटीफुल, ये वेरी किसके लिए है? बहुत क्या है? वो बहुत शी है या फिर वो बहुत ब्यूटीफुल है? आपका जवाब हुआ बहुत ब्यूटीफुल, यानी कि ये वेरी किसको क्वालिफाई कर रहा है? इस एडजेक्टिव को। एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाले शब्दों को भी हमने क्या कहा? एडवर्ब कहा, ठीक है दोस्तों। अगला सेंटेंस, शी डांस्ड क्वाइट ब्यूटीफुली। क्वाइट का मतलब क्या हुआ? बिल्कुल, बिल्कुल, ठीक है, वो बिल्कुल खूबसूरती से नाची। तो अब मुझे बताओ क्वाइट यानी कि खूब या फिर बहुत अच्छे से, ठीक है। अब मुझे बताओ ये क्वाइट शब्द किसके लिए यूज हुआ है? वो डांस्ड क्वाइट करी उसने, या फिर शी क्वाइट है, या फिर शी ब्यूटीफुली क्वाइट? अरे भैया आपने कहा शी डांस्ड ब्यूटीफुली के लिए क्वाइट यूज़ हुआ। ब्यूटीफुली अभी अभी हम समझते आए थे, डांस का ही तरीका बता रहा है, और ये अपने आप में अगर एडवर्ब है तो सेंटेंस में आई हुई किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करने का काम भी कौन करता है दोस्तों? एडवर्ब करता है। तो यहाँ से हमें एक छोटी सी बात समझ में आती है, यहाँ से हमें एक छोटी सी बात समझ में आती है जिसे आप समझेंगे आप मेरे साथ। अगर किसी भी सेंटेंस में आपको दिया गया है नाउन, क्या दिया गया है दोस्तों? नाउन। तो नाउन को क्वालिफाई करने के लिए आप कभी भी क्या नहीं लिखते? नाउन नहीं लिखते। नाउन की जगह पर क्या आता है? नाउन की जगह पर हमेशा आपको जो चीज़ देखने को मिलती है वो होती है एडजेक्टिव। भाई नाउन को क्वालिफाई करने के कौन काम में आता है? एडजेक्टिव। लेकिन अगर एडजेक्टिव को क्वालिफाई करना है तो फिर से बात वही, क्या आप एडजेक्टिव से क्वालिफाई कर सकते हो? एक एडजेक्टिव को आपने एडजेक्टिव से क्वालिफाई किया? नहीं। एडजेक्टिव के बजाय आपको ज़रूरत पड़ती है यहाँ पर किस चीज़ की? एडवर्ब की, ठीक है। लेकिन एक एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए क्या आप एडवर्ब लिखते हो? बिल्कुल लिखते हो। और इस एडवर्ब को क्वालिफाई करने के लिए एक और एडवर्ब आ सकती है, यानी कि नाउन को एडजेक्टिव से क्वालिफाई कराया जाता है और एडजेक्टिव को किससे? एडवर्ब से, और एक एडवर्ब को दूसरी एडवर्ब क्वालिफाई कर सकती है। ये चेन आपको समझ आई होगी, ठीक है दोस्तों। चलिए, तो एडवर्ब किस तरह से फंक्शन करती हैं, क्या क्या इसके कंसेप्ट्स हैं, उनको अब सीखने की कोशिश करते हैं। शायद आपको ये समझ में आया होगा कि एडवर्ब किसे कहते हैं। सेंटेंस में आया हुआ वो शब्द जो सेंटेंस में, उसी सेंटेंस में आए किसी वर्ब को, एडजेक्टिव को या किसी दूसरी एडवर्ब को क्वालिफाई करे। क्वालिफाई करना मतलब सभी को पता है, उसके बारे में और डिटेल दे, जानकारी दे, उसका तरीका, उसका टाइम, जो भी चीज़ बताए उसे आपने क्या कहा? एडवर्ब कहा। यहाँ तक की बातें समझ में आई कि नहीं आई? अरे समझ में आई। चलो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अब देखो, हम एडवर्ब के कुछ कंसेप्ट्स सीखने से पहले इसको थोड़ा सा डीपली समझ लेते हैं कि एडवर्ब कितनी तरह की होती है। बहुत ज़रूरी है, यहाँ से छोटे छोटे एक दो कंसेप्ट्स भी निकलेंगे, वो भी आप समझ लीजिए मेरे साथ। सबसे पहली जो एडवर्ब आप लोगों के सामने आती है उसे हमने कहा एडवर्ब ऑफ टाइम। क्या कहा दोस्तों? एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम से मतलब हुआ कि ऐसे शब्द जो किसी भी सेंटेंस में किसी भी काम के होने के टाइम के बारे में जानकारी दे। किसके बारे में? किसी भी काम का होना कब है, कब हुआ था, कब होगा या कब हो रहा है, इसके बारे में जो शब्द आपको जानकारी दे वो क्या होता है? एडवर्ब ऑफ टाइम। समझो अब कैसे। मैं आपके सामने अगर कोई भी सेंटेंस लिखूं, अगर मैं लिखूं शी attends the class daily, वो हर दिन क्लास अटेंड करती है। तो अब मुझे ये बताओ कि वो अटेंड करना वाला काम, शी अटेंड्स द क्लास, वो क्लास अटेंड करती है डेली। डेली क्या है? उसके अटेंड करने का काम। अरे क्लास डेली है या वो अटेंड डेली करती है? आपने कहा अटेंड। अटेंड अपने आप में क्या है? वर्ब। वर्ब को क्वालिफाई करने वाले शब्द को आपने क्या कहा? एडवर्ब।
तो ये शब्द अपने आप में क्या हुआ, डेली। अगर डेली अपने आप में एक एडवर्ब है तो भाई इसके जैसे तो और भी बहुत हैं, आपने देखा होगा। चलो मैं लिख देता हूँ आपके लिए एक सेंटेंस, ठीक है, सेंटेंस नहीं सॉरी, कुछ शब्द लिख देता हूँ जो एडवर्ब ऑफ टाइम होते हैं। आपने देखा होगा टुडे, इसी से बनने वाला शब्द टुनाइट। अगर आपके सामने लिखा जाए टुमारो, लिखा जाए यस्टरडे, ठीक है, या फिर लिखा जाए लाइक नेक्स्ट प्लस कोई भी चीज़, नेक्स्ट वीक, नेक्स्ट ईयर, नेक्स्ट मंथ, अपने आप में क्या बनाएगा, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ टाइम वर्ड, ऐसा शब्द जो क्या बताए, टाइम। अगर नेक्स्ट है तो इसकी जगह पर प्रीवियस भी तो हो सकता है, पिछला, प्रीवियस वीक। अच्छा, प्रीवियस के अलावा कभी कभी इसी को रिप्लेस करते हुए आपको मिल जाता है क्या, लास्ट के साथ कोई भी टाइम वर्ड, ठीक है। इसी को हमने क्या कहा, एडवर्ब ऑफ टाइम। यहाँ तक की बात आपको समझ आई या नहीं आई? यहाँ तक की चीज़ें एक बार आप मुझे बताएं, क्या ये चीज़ आपको समझ में आई दोस्तों? चलिए अब देखो थोड़ा सा और आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, एक सेंटेंस अगर मैं आपके सामने लिखूं, इसी में से एग्जाम्पल के तौर पे एक सेंटेंस लिख देता हूं। जैसे कि अगर मैं कहूं टुडे महिमा इनवाइटेड मी, तो क्या सेंटेंस ठीक है? क्या सेंटेंस ठीक है? अरे ध्यान से देखो, सेंटेंस बिल्कुल भी ठीक नहीं है। ये लिखा हुआ टुडे अपने आप में क्या है, एडवर्ब है, और एडवर्ब ऑफ कौन सा है, टाइम, समय बताने वाला शब्द है। एक चीज़ का ख्याल रखें, एडवर्ब ऑफ टाइम हमेशा सेंटेंस के लास्ट में होता है। कहाँ होता है? सेंटेंस के लास्ट में। तो इसकी जगह कहाँ हुई? इस जगह पर क्या हुआ, टुडे। सही सेंटेंस हुआ महिमा इन्वाइटेड मी टुडे। ठीक है दोस्तों, चलो एक और सेंटेंस में अगर आप चाहें तो कितने भी एग्जाम्पल ले सकते हैं। बढ़ चलते हैं अपनी सेकंड एडवर्ब पे, और आपकी जो सेकंड एडवर्ब है उसका नाम है एडवर्ब ऑफ प्लेस। कौन सा दोस्तों? एडवर्ब ऑफ प्लेस। एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस का मतलब हुआ जगह। क्या हुआ दोस्तों? जगह। जगह बताने वाले शब्दों को अगर मैं कहूँ जैसे कि यहाँ, अरे वहाँ, हियर, देयर, ठीक है, या फिर अगर लिखूँ आपके सामने हियर, देयर, या फिर नियर बाय, आप देखते हो, आप लिखते हो क्लोज, या फिर आप लिखते हो फार, आप लिखते हो अवे। ये सारे शब्द अपने आप में क्या हैं? अरे जगह ही तो बताते हैं, यहाँ वहाँ। या फिर अगर वेयर शब्द आता है तो ये भी, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द अपने आप में वो शब्द हुए जो काम करते हैं जगह बताने का। किसी भी काम के, किसी भी एक्शन के हो रही की जगह को बताने वाले शब्दों को एडवर्ब ऑफ प्लेस कहा जाता है। एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। जैसे कि अगर मैं कहूँ I saw there his mother. I saw there his mother. मैंने वहाँ क्या देखा? मैंने देखा वहाँ पर उसकी माता को। मैंने वहाँ पर उसकी माता को देखा, माँ को देखा। तो अब ये देयर अपने आप में क्या है? किसके बारे में बता रहा है? सो अपने आप में वर्ब है। कहाँ देखा? इसकी जगह बताने वाले को क्या आपने क्या कहा? अपने एडवर्ब ऑफ प्लेस। तो क्या ये सेंटेंस ठीक है? फिर से वही बात, अगर कोई भी सेंटेंस आया है तो एडवर्ब ऑफ प्लेस की जगह भी सबसे लास्ट में होती है। इस एडवर्ब ऑफ प्लेस को भी आपने क्या करना है? सबसे लास्ट में लिखना है। यहाँ से हटा, सही सेंटेंस क्या बना? आई सॉ हिज मदर देयर, ठीक है, या फिर हियर है, जो भी शब्द आया होता वो यहाँ पर आ जाता। ठीक है दोस्तों, चलो अब इसमें आ जाती है आपके सामने तीसरी कैटेगरी, और ये तीसरी कैटेगरी हुई एडवर्ब ऑफ मैनर। कौन सी हुई दोस्तों? मैनर। मैनर का मतलब होता है क्या? किसी भी काम को करने का तरीका, किसी भी काम को किया कैसे, किस तरह से किया। ठीक है, अब ये इस मैनर की अगर हम बात करते हैं तो मैनर का मतलब आपको समझ आ ही गया होगा। देखो यहाँ पर आपने क्या सीखा था? टाइम हुआ कब, काम हुआ कब, यहाँ पर काम कहाँ हुआ, यहाँ पर काम हुआ कैसे हुआ। जैसे कि मैं कहूँ यार उसने खाना बनाया, आप पूछो उसने कैसा खाना बनाया, उसने कैसे खाना बनाया, उसने खाना बहुत अच्छे से बनाया। या फिर मैं बोलूँ कि उसने मेरा स्वागत किया, उसने कैसे स्वागत किया, यार उसने बहुत ही बड़े दिल से स्वागत किया, बड़ी खूबसूरती से स्वागत किया, मन से किया। ठीक है,
तो किसी भी काम के होने के तरीके की अगर बात की जाती है उसी को हम क्या कहते हैं, एडवर्ब ऑफ मैनर। दूसरा तरीका इसी को समझने के लिए एक और एग्जाम्पल हिंदी में समझ लेते हैं। आप लोग कुछ हिंदी के चाहने वाले हैं। अगर मैं कहूँ कि भाई आप अपने घर से स्कूल कैसे जाया करते थे, कोई कहेगा मैं पैदल जाया करता था, तो आपके जाने का तरीका क्या था, पैदल, तो ये अपने आप में मैनर हुआ। अगर मैं कहूँ आपके कोई कहे मैं साइकिल से जाया करता था, तो ये भी क्या हुआ, मैनर। ठीक है, तो किसी भी काम के होने का तरीका, थोड़ी देर पहले हमने सेंटेंस लिखा था शी डांस्ड ब्यूटीफुली, शी डांस्ड ब्यूटीफुली, वो बड़ी खूबसूरती से नाची, तो खूबसूरती से क्या था, उसका तरीका था नाचने का, तो उसी तरीके को हमने क्या कहा, मैनर कहा, एडवर्ब ऑफ मैनर। ठीक है दोस्तों, इस एडवर्ब ऑफ मैनर के कई सारे, कोई भी शब्द हो सकता है, जैसे कि मैंने अभी बोला ब्यूटीफुली, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो रूडली, आप लिख सकते हो लाइक फ्लुएंटली, आप लिख सकते हो लाइक प्लीजिंगली, ठीक है, या फिर आप लिख सकते हो हैप्पीली, जैसे भी कई सारे शब्द आपको मिल जाएंगे। ठीक है, जनरली एडवर्ब ऑफ मैनर में जनरली कहा है मैंने, हमेशा नहीं, जनरली ly आपको देखने को मिलता है। ठीक है, हर वो शब्द जिसके साथ ly होता है ज़रूरी नहीं कि वो एडवर्ब हो, हर वो शब्द जिसके साथ ly लगा है वो ज़रूरी नहीं कि एडवर्ब हो। इसके बारे में हम एडजेक्टिव में सीख चुके हैं। और आगे यहाँ पर एक बहुत ही प्यारा कन्फ्यूज़न है जो एडवर्ब और एडजेक्टिव के बीच में होता है, उसे हम दूर करेंगे अपनी एडवर्ब की क्लासेस के अंदर। ठीक है दोस्तों, तो अगर इसके सेंटेंस की मैं बात करूँ, कोई भी एक सेंटेंस लिखा जा सकता है। मैं एक काम करता हूँ, एक बार मिटा कर थोड़ी सी जगह बना लेता हूँ। आप सीख रहे हैं मेरे साथ एडवर्ब, 2 टाइप आप सीख चुके हैं, तीसरी टाइप चल रही है। पहला था एडवर्ब ऑफ टाइम। एडवर्ब ऑफ टाइम का आपने समझा कि इसे हमेशा सेंटेंस के आखिर में रखा जाता है, किसी भी काम के होने के टाइम के बारे में बताती है। फिर दूसरा आपने मेरे साथ सीखा एडवर्ब ऑफ प्लेस, जगह के बारे में बात की जाती है। तीसरा हमारे सामने आया एडवर्ब ऑफ मैनर, इसका सेंटेंस यहीं पे समझा देता हूँ। अगर मैं कहूँ एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में एक सेंटेंस, लाइक मैं कहूँ शी he looked angrily at me, तो क्या ये सेंटेंस ठीक है, she looked angrily at me। तो दोस्तों एक चीज़ का ख्याल रखो, एंग्रीली ये अपने आप में क्या है, मैनर। इसको भी आपको कहाँ रखना पड़ेगा, सबसे लास्ट में। कहाँ रखना पड़ेगा, सबसे लास्ट में। तो यहाँ से हटाकर इसे क्या किया जाए, ये एंग्रीली क्या है, मैं एंग्रीली नहीं था, वो एंग्रीली नहीं था, उसका देखने का तरीका एंग्रीली था। ये अपने आप में वर्ब है। क्वालिफाई करने वाले शब्दों को क्या कहा आपने, एडवर्ब। ये तरीका बताता है, इसीलिए क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। और मैनर होने की वजह से आपने इसे लिखा सबसे आखिर में। यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं, यहाँ तक की बात बताओ एक बार, क्या आप ये चीज़ें समझ पाए दोस्तों? अरे बोलो ना, अरे बिल्कुल समझ में आ गया आपको। ठीक है, तो सही सेंटेंस क्या हुआ, he looked at me angrily। लेकिन ये कैसे होता है, चलो एक छोटी सी प्रैक्टिस करके देखते हैं। मैं आपके सामने एक छोटा सा सेंटेंस लिखता हूँ, आपको अच्छा लगेगा। हमने एक चीज़ सीखी, अब बच्चों को कन्फ्यूज़न हो रहा होगा, सर आपने तो सारी ही एडवर्ब एक साथ बता दी, सभी एडवर्ब के लिए आपने तीनों एडवर्ब के लिए कहा कि ये लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा, ये लास्ट में आएगा, यही तो कहा मैंने। तो क्या ये किस तरह से फंक्शन करता है, कैसे काम करता है, चलिए इसको समझते हैं। अगर देखो किसी भी सेंटेंस में आपको एडवर्ब लिखी होती है तो उसकी होने की जगह, किस जगह पर, किस सेंटेंस में, किस स्थान पर वो आएगी, इस बात के लिए कई सारे कंसेप्ट काम करते हैं। मैं आपके सामने एक चीज़ लिखूं, मैंने लिखा शी स्पीक्स फ्लुएंटली, ठीक है। फिर मैंने लिखा शी स्पीक्स इंग्लिश फ्लुएंटली। फिर मैंने लिखा शी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश। अब आप मुझे बताएं दोस्तों, इनमें से कौन सा सेंटेंस सही है, कौन सा गलत है। चलो 1 2 3 बता देता हूँ, कौन सा सेंटेंस इसमें से सही है, सही का नंबर बता दो। चलिए आप लोग कोशिश कर रहे होंगे, सही कौन सा है इन दोनों में से, इन तीनों में से। देखो शी स्पीक्स फ्लुएंटली, आप एक चीज़ का ख्याल रखें, अगर किसी भी वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट दिया हुआ है,
किसी भी वर्ब के पास अगर ऑब्जेक्ट गिवन है तो किसी भी तरह की एडवर्ब हो, किसी भी तरह की, यानी कि आपका चाहे एडवर्ब ऑफ प्लेस हो, मैनर हो, टाइम हो, 3 सीखे आपने, कोई भी एडवर्ब हो वो इसके बाद ही आपको लिखनी पड़ेगी। क्या कहा मैंने, अगर वर्ब का ऑब्जेक्ट आपको दिया गया है तो आपको एडवर्ब कहाँ लिखनी पड़ेगी, लास्ट में। अब देखो ये रही एडवर्ब, लेकिन स्पीक्स का क्या आपके पास कोई ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट नहीं, तो ये वर्ब के बाद आ रही है। लेकिन इस सेंटेंस में देखो, शी स्पीक्स फ्लुएंटली इंग्लिश, वो क्या बोलती है, इंग्लिश, ये इसका ऑब्जेक्ट ही तो है। तो भाई ये कहाँ होना चाहिए, ये इस जगह स्पीक्स के बाद होना चाहिए, फ्लुएंटली की जगह हुई सबसे लास्ट में, जैसा कि सेंटेंस नंबर 2 में लिखा हुआ है। तो सेंटेंस नंबर 3 इनकरेक्ट है, 1 और 2 बिल्कुल सही है। ठीक है, शायद ये चीज़ आपको समझ आ गई होगी, दोबारा बता देता हूँ। अगर किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है, किसी वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो एडवर्ब उसके बाद आएगी, ऑब्जेक्ट से पहले एडवर्ब हम नहीं लिखेंगे। ठीक है दोस्तों, चलो अब देखो एक और कंसेप्ट बनता है, मैं आपके सामने यहाँ से एग्ज़ाम सवाल पूछता है। अब जो आपके सामने लिख रहा हूँ ये आपका एग्ज़ाम का पैटर्न शुरू हो गया है। ठीक है, चलिए देखिए, अगर मैं सेंटेंस लिखूं, महेश स्पोक fearlessly yesterday at the, या फिर मैं लिखूं इन दी क्लास। देखिए लिखा हुआ सेंटेंस है आपके पास, महेश स्पोक फियरलेसली यस्टरडे इन द क्लास। क्लास में महेश कैसा बोला, बिल्कुल निडर होकर, बिना किसी डर से महेश क्लास के अंदर बोला। ठीक है, कल बोला। तो यहाँ पर महेश स्पोक क्या बोला, क्या आपके पास ऑब्जेक्ट है, क्या स्पोक क्या चीज़ बोली, बोला किसको, क्या चीज़ बोली, नहीं है ना ऑब्जेक्ट, आपके पास सेंटेंस में ऑब्जेक्ट नहीं। एडवर्ब उसके बाद अब आ सकती हैं। आपने देखा ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, ये भी एडवर्ब है, तीनों की तीनों एडवर्ब है। अरे एडवर्ब की पहचान कर लेते हैं। देखो, महेश स्पोक फियरलेसली, महेश कैसे बोला, फियरलेसली, बड़े निडर होकर बोला। तो कैसे 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 का जवाब देने वाले शब्द हाउ, कैसे, मैनर होता है, ये बोलने का तरीका हुआ, इसीलिए ये क्या हुआ, एडवर्ब ऑफ मैनर। क्या हुआ दोस्तों, एडवर्ब ऑफ मैनर। महेश स्पोक येस्टरडे, हमने हर एक शब्द को छोड़ते जाना है ताकि हम एक शब्द को समझ सकें। महेश स्पोक येस्टरडे, महेश कब बोला, कब, कब का जवाब देने वाला शब्द येस्टरडे अपने आप में क्या बताता है, टाइम बताता है। ठीक है, महेश स्पोक इन द क्लास, महेश कहाँ बोला, क्लास में। तो महेश इन द क्लास अपने आप में क्या हुआ दोस्तों, इन द क्लास अपने आप में हुआ एक जगह, यानी कि ये क्या हुआ, प्लेस। क्या हुआ दोस्तों, प्लेस। समझ में आई चीज़ें। तो आपके पास में तीनों की तीनों कैटेगरी के एडवर्ब हैं। हमने थोड़ी देर पहले एक चीज़ सीखी थी कि कोई भी एडवर्ब होती है वो कहाँ आती है, सेंटेंस के लास्ट में। कहाँ आती है, सेंटेंस के लास्ट में। लेकिन यहाँ पर तो ये 3 एडवर्ब एक ही सेंटेंस में आ गई, तो भाई मैं इसको लास्ट में रखूँ या इसको लास्ट में रखूँ या इसको लास्ट में, ये लास्ट में है तो ये पहले आ गई। अगर मैं इसको लास्ट में रख देता तो ये सेंटेंस के लास्ट में नहीं हो पाती। तो कुल मिलाकर बात ये हुई कि अगर एक से ज़्यादा तरह की एडवर्ब आ जाएं तो उनका आने का सीक्वेंस क्या होगा। क्वेश्चन क्या बनता है, अगर ये तीनों या फिर दो या दो से ज़्यादा भी आ जाते हैं तो इनका सीक्वेंस क्या होगा। यहाँ से एग्ज़ाम हमसे सवाल पूछता है और देखो उसका जवाब बड़ा ही आसान है। आपको कुछ नहीं करना, आपको खाली याद रखना है। क्या याद रखना है, खाली। खाली को क्या कहते हैं दोस्तों, एम्प्टी कहते हैं। क्या, एम्प्टी। क्या कहते हैं, एम्प्टी, खाली। तो एम्प्टी आपको याद रखना है। एम से मतलब हुआ मैनर, पी से मतलब हुआ प्लेस, टी से मतलब हुआ टाइम। तो यानी कि इस सेंटेंस को अगर मुझे ठीक करना पड़ा तो ये सेंटेंस ठीक कैसे हुआ, महेश स्पोक। अब उसके बाद में आपको मैनर की ज़रूरत है, फियरलेसली लिखा हुआ है। चलो इसको मैं दोबारा रीराइट कर देता हूँ, ये हो जाएगा फियरलेसली। ठीक है, उसके बाद ज़रूरत है आपको प्लेस की, तो प्लेस क्या आएगा, इन द क्लास। ठीक है, फिर बात हो रही है किसकी, टाइम की, तो ये हो जाएगा यस्टरडे। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक की बात समझ में आई या नहीं आई, शायद समझ आ गई होगी। नहीं समझ पाए तो चलो कोई नहीं, एक सेंटेंस और लिख देता हूँ मैं आप लोगों के लिए।
अगर मैं लिखूं रानी sang in the party a song yesterday beautifully। लो जी, इसको ठीक करके बता दो। रानी sang in the party a song yesterday beautifully। शायद इसको आपको लग रहा होगा कि कैसा अजीब सा सेंटेंस है, सुनने में ही अजीब लग रहा है। बिल्कुल लगेगा आपको, लेकिन अब आपको कंसेप्ट भी पता है कि अगर ये अजीब है तो सही क्या है। ये बात आप बड़े अच्छे से समझ गए होंगे मेरे साथ। अरे समझ में आया कि नहीं आया? अरे बोलो ना। बिल्कुल आया समझ में। कैसे? देखो, हमने एक चीज़ सीखी थी कि अगर किसी भी वर्ब के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है, तो पहले उस ऑब्जेक्ट को रखा जाएगा। अगर वर्ब के पास ऑब्जेक्ट है तो पहले ऑब्जेक्ट को हम रखेंगे। रानी सेंग व्हाट, रानी ने क्या गाया। क्या इसमें जवाब है? ये देता है इन द पार्टी, यानी कहाँ गाया। ये वेयर का आंसर है। वेयर का आंसर देने वाले क्या होते हैं? एडवर्ब ऑफ प्लेस। आ गया प्लेस आपके पास? चलो ठीक है। रानी सेंग व्हाट, व्हाट का आंसर अ सॉन्ग। क्या गाया? एक गाना। अरे भाई ये अपने आप में क्या है? व्हाट का आंसर है कि नहीं है? तो ये अपने आप में क्या हुआ? इसका ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट हमें मिल गया। रानी सेंग व्हेन, कब गाया। व्हेन का आंसर देने वाले शब्द होते हैं क्या? एडवर्ब ऑफ टाइम। ठीक है। रानी सेंग हाउ, कैसे गाया रानी ने। उसी हाउ का जवाब देने वाले शब्दों को कहते हो आप एडवर्ब ऑफ मैनर। तो तीनों चीज़ें आपके पास आ गई है। ठीक है। ऑब्जेक्ट आपके पास है तो पहले कौन होगा भाई? सबसे पहले तो ऑब्जेक्ट लिखिए, फिर इन तीनों एडवर्ब को सबसे लास्ट में। सीक्वेंस आपको पता है खाली होगा। क्या होगा? खाली होगा। तो अब देखो सही सेंटेंस आपके सामने जो बनता है वो क्या बना? एक्सक्यूज मी। वो सही सेंटेंस आपके सामने बनता है रानी sang अ सॉन्ग। क्या सबसे पहले? मैनर, फिर प्लेस, फिर टाइम। तो इन तीनों में से मैनर क्या है? ब्यूटीफुली। ठीक है। फिर उसके बाद किसकी ज़रूरत है आपको? प्लेस। प्लेस कहाँ है? इन द पार्टी। टाइम क्या है दोस्तों? अरे भाई टाइम यस्टरडे, व्हेन का आंसर देने वाले। तो ये चीज़ आपको समझ में आई या नहीं? यहाँ से एग्ज़ाम आपका सवाल बहुत बार पूछ चुका है। एसएससी, नेवी, एनडीए, सीडीएस के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है एक तरह से। काफ़ी बार यहाँ से सवाल दिए गए हैं। बड़े आराम से देख लो इन दोनों सेंटेंसेस को, आपको इनमें डिफरेंस समझ में आ जाएगा। क्या सीखा है हमने कि एक सेंटेंस के अंदर जब एक से ज़्यादा एडवर्ब हों तो उनके आने का सीक्वेंस क्या होता है? एमपीटी होता है। एमपीटी। अब देखो, अगर किसी सेंटेंस में मैनर नहीं है तो क्या हो जाएगा? प्लेस और टाइम। अगर किसी सेंटेंस में प्लेस नहीं है तो मैनर और टाइम। किसी सेंटेंस में टाइम नहीं है तो मैनर और प्लेस। लेकिन सीक्वेंस यही रहेगा। इसमें जो है वो काम में लिया जा सकता है। ठीक है। एक है तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं है, उसको रखो ना सेंटेंस के सबसे आखिर में। तो यहाँ तक की चीज़ें आपको समझ आई या नहीं? एक बार आप बता दें। अरे समझ में आ गई होगी शायद। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ चलते हैं। और आपने यहाँ तक चीज़ें बड़ी खूबसूरती से मेरे साथ सीख ली है। सजदे किए हैं लाखों लाखों दुआएं मांगी, पाया है मैंने फिर तुझे, चाहत की तेरी मैंने हक में हवाएं मांगी। चलो जी, आ जाते हैं अपने अगले टाइप पर। तो अगला जो टाइप है वो है एडवर्ब का, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। क्या लिखा है दोस्तों मैंने? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है बार बार। और ये फ्रीक्वेंसी वाली बात आप तब पता चलती है जब आप सेंटेंस से सवाल पूछते हो हाउ ऑफन। क्या पूछते हो दोस्तों? हाउ ऑफन। हाउ ऑफन का मतलब होता है कितनी बार। ठीक है, कितनी बार। ये बार दोस्तों हिंदी वाला है, अंग्रेज़ी वाला BAR नहीं है। ठीक है, कुछ मन चलो का मन भटक गया हो, टाइम भी कुछ ऐसा है। ठीक है, तो ये एक्चुअल में क्या पूछता है? कितनी बार। इसका मतलब क्या होता है? ऐसे शब्द जो किसी काम के बारे में ये बताएं कि वो काम रिपीट हो रहा है और वो कितनी बार रिपीट हो रहा है। ठीक है, उसी चीज़ को हम क्या कहते हैं? एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों?
एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब देखो ऐसे कई सारे शब्द हैं, जैसे कि हमने शुरू में सीखा था लाइक कई सारे शब्द। ऑलवेज यानी कि वो काम कब रिपीट होता है, हर दिन रिपीट होता है। अगर मैं कहूँ समटाइम्स, क्या कहूँ मैं, समटाइम्स। अच्छा, एक शब्द मैंने एडवर्ब ऑफ टाइम में लिख दिया था डेली, वो उसमें ना लिखकर आप नोट्स में इसमें लिख दीजिएगा, ठीक है, डेली इसका पार्ट है। ऑलवेज, समटाइम्स, डेली, ठीक है। या फिर आप लिख सकते हैं क्या, एवरी डे। अच्छा, एवरी को तो इस तरह से समझ सकते हैं हम, एवरी के साथ में आप कोई भी टाइम वर्ड लगा दो, क्या लगा दो, टाइम वर्ड। जैसे ही एवरी के साथ टाइम वर्ड लगेगा तो वो फ्रीक्वेंसी तो बताएगा, एवरी मंडे, एवरी संडे, एवरी ट्यूसडे, ये फ्रीक्वेंसी हुई, ठीक है। या फिर हो सकता है फ्रीक्वेंसी बताने के लिए और शब्द आते हैं, ट्वाइस, 2 बार, ये भी फ्रीक्वेंसी बताने वाला शब्द है। थ्राइस, 4 टाइम्स, 5 टाइम्स, ठीक है। वंस, ट्वाइस, थ्राइस, ये फ्रीक्वेंसी बताने वाले शब्द हैं, ठीक है दोस्तों। तो इनको, ये शायद आपको समझ आ गया होगा कि एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी किसे कहते हैं। अब देखिए इसको लेकर यूज़ कैसे करते हैं वो भी देख लेते हैं। अगर मैं आपको कहूँ कोई भी सेंटेंस, ही समटाइम्स हेल्प मी, या फिर मैं लिखूँ ही कम्स हियर नेवर, ठीक है। या फिर मैं लिखूं ही डेली मीट्स मी। ऐसे शब्द आपके सामने हैं। चलो इनके में थोड़ा सा इजाफा कर देते हैं, और भी कई सारे शब्द आते हैं, ठीक है। जैसे कि मैं लिखूं रेयरली, बेयरली, हार्डली, नेवर, ठीक है। ये सारे के सारे शब्द क्या हैं, या फिर मैं लिख दूं एवर। ये सारे शब्द अपने आप में एडवर्ब हैं। क्या है दोस्तों, एडवर्ब हैं। और एडवर्ब भी कौन सी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। अब आपको समझना है इनमें एक छोटी सी कंसेप्ट। ये जो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी लिखा हुआ है, ये 2 तरीके से फंक्शन करती हैं। कितने तरीके से, 2 तरीके से। ये सारी की सारी एडवर्ब हम इनको चाहें तो 2 पार्ट्स में बांट सकते हैं। इसका पहला पार्ट हुआ पॉजिटिव। कैसा हुआ, पॉजिटिव, ठीक है। पॉजिटिव होने का मतलब उनका सेंटेंस में जब मीनिंग निकलता है तो एक पॉजिटिव तरीके से निकलता है। पॉजिटिव तरीके से हुआ यानी कि अगर मैं बात करूं ऑलवेज, समटाइम्स, ठीक है। या फिर लाइक एवरी के साथ में आपने जो भी लिखा था टाइम वर्ड, वो सब आप लिख सकते हैं, डेली। तो ये जो शब्द हैं ये अपने आप में पॉजिटिव मीनिंग रखते हैं। कैसा मीनिंग रखते हैं दोस्तों, पॉजिटिव। लेकिन अगर सेंटेंस के अंदर शब्द कैसे हों, नेगेटिव वाले, जैसे कि नेगेटिव वाले शब्द कौन से हैं आपको पता ही है, ठीक है। जैसे कि अगर मैं लिखूँ रेयरली, नेवर, हार्डली, बेयरली, ठीक है, सेल्डम, तो ये सारे शब्द कैसे हैं, नेगेटिव। तो जो शब्द नेगेटिव हैं, याद रखना, जो शब्द अपने आप में नेगेटिव हैं, उन शब्दों को आप हेल्पिंग वर्ब के बाद और मेन वर्ब से पहले आप लिखेंगे। किन्हें लिखेंगे, नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी। कहाँ आएगी वो नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, मेन वर्ब से पहले। कुछ सेंटेंसेस में हेल्पिंग वर्ब नहीं होती है तो वो मेन वर्ब से पहले होगी, सिंपल सी बात। वहीं पर अगर आप पॉजिटिव शब्दों की बात करते हो तो इनकी जगह हमेशा सेंटेंस के आखिर में होती है। कहाँ होती है, सेंटेंस के आखिर में, क्योंकि इनडायरेक्टली ये शब्द भी अपने आप में टाइम की तो बात करते हैं ही। अरे भाई, टाइम की भी तो बात कर रहे हैं, माना कि फ्रीक्वेंसी, लेकिन फ्रीक्वेंसी भी अपने आप में क्या बताता है, एक तरह का टाइम ही तो बताता है, ठीक है। अब गौर से देखेंगे तो देखो लिखा हुआ है ऑलवेज, हमेशा, तो एक तरह का टाइम भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। सम टाइम, कभी कभी, एक तरह का टाइम भी है। वो यहाँ कब आता है, कब का जवाब मुझे किससे मिलेगा, सम टाइम से, ठीक है। एवरी डे, वो कब आता है, एवरी डे, एवरी मंथ, तो एक तरह से टाइम भी है, फ्रीक्वेंसी भी है। तो ऐसे शब्दों को आप जो पॉजिटिव एडवर्ब होंगी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, वो कहाँ होंगी, सेंटेंस के आखिर में। नेगेटिव एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होंगी मेन वर्ब से पहले, ठीक है। अब देखिए बड़े ध्यान से, ये लिखा हुआ समटाइम्स आपको परेशान कर रहा होगा, इसीलिए आपने इसको ठीक किया। आई हेल्प मी कर रखा है क्या, सेंटेंस ही गड़बड़ है भाई। आई हेल्प हिम समटाइम्स, ठीक है, ये यहाँ पर होगा। अगला सेंटेंस है आपके पास, ही कम्स हियर नेवर। नेवर अपने आप में देखो
कौन सी कैटेगरी में है आपको पता है, नेगेटिव मीनिंग है इसका, और नेगेटिव मीनिंग होने की वजह से आप इसे कहाँ रखोगे, ही नेवर, यहाँ पर आपका सही हुआ, सेंटेंस बना ही नेवर कम्स हियर। अगला एक और देख लो, ही डेली मीट्स, वो हर दिन मिलता है, किससे मिलता है भाई ये तो नहीं पता, भाई आपको भी क्या करना है किसी का बारे में जानकर, लेकिन कुल मिलाकर डेली अपने आप में क्या है, एक पॉजिटिव शब्द है, इसीलिए इसको यहाँ से हटाया। ही मीट्स, जो भी है मैंने लिखा मी, वो मुझसे मिलता है, ही मीट्स मी, फिर आगे यूज़ होगा डेली, ये सेंटेंस का हिस्सा है, ये इम्प्रूवमेंट नहीं है, ठीक है। ही मीट्स मी डेली, तो डेली कहाँ पर आया, सेंटेंस के आखिर में। यहाँ तक की बात आपको समझ में आई या नहीं आई, बताओ ना दोस्तों। चलिए ठीक है, तो आज की क्लास को एक बार यहीं पर विराम देते हैं। आपको क्लास ठीक लगी है तो शेयर करने से ना रुकें, लगातार शेयर करते रहे गाइस। आपको पहले ही हमने बताया है, आपका शेयर करना, आपके लाइक्स, आपके कमेंट्स ही हमारे लिए सब कुछ है, वही मायने रखता है एक तरह से। क्यों? क्योंकि उससे हमें हिम्मत मिलती है और हमें रोज़ आने का जुनून आता है। खैर, हम अपनी तरफ से पूरे एफर्ट्स लगातार लगे हुए हैं, ज़रूरत है अब आपके एफर्ट्स की। सो इट वॉज वंडरफुल मीटिंग यू ऑल गाइज, गुड नाइट, टेक केयर।